हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। आज हम लोग एबीजी एनालिसिस देखेंगे। फ्रेंड्स, एबीजी एनालिसिस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, ईजी में भी इससे 3 से 4 क्वेश्चन हर साल आता है। इसके अलावा हम इमरजेंसी सेटअप में भी एबीजी एनालिसिस का बहुत ज़्यादा रोल है। ठीक है, अगर कोई पेशेंट बर्न का कोई पेशेंट या पॉइजनिंग का कोई पेशेंट आपको कैजुअल्टी में आ रहा है, या फिर वेंटिलेटर पे कोई पेशेंट है, ठीक है, या पेशेंट डायबिटिक है, या रेस्पिरेटरी फेलियर है, रेनल फेलियर है, ये सारे के सारे पेशेंट का एबीजी एनालिसिस करने पे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है उसके ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट में। ठीक है फ्रेंड्स, एबीजी एनालिसिस, एबीजी क्या होता है? ये होता है आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस। ठीक है, आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस यानी ये कौन सा ब्लड होता है जो हम किसी आर्टरी से निकालेंगे, उस आर्टरी का से निकला हुआ ब्लड उसकी हम एनालिसिस करेंगे उसमें। और फ्रेंड्स, आपको पता होगा हमारे ब्लड में डिफरेंट टाइप की गैसेस होती हैं, उनका हम पार्शियल प्रेशर देखेंगे एंड ब्लड का हम पीएच देखेंगे। ठीक है, एंड डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं ब्लड में, इन सबको हम मेज़र करेंगे एबीजी एनालिसिस में। तो एबीजी एनालिसिस में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हम देखते हैं? एक तो ब्लड का जो पीएच होता है हम उसको देखते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ द गैसेज जो ब्लड में डिजॉल्व होती है हम उनका अमाउंट एंड उनका पार्शियल प्रेशर देखते हैं। उसके अलावा हम डिफरेंट टाइप ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं हमारे ब्लड में, हम उनका लेवल चेक करते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक एबीजी ये निकाला हुआ है। ठीक है, तो हमको फ्रेंड्स एबीजी पेपर से जो हमें बहुत ढेर सारी चीज़ें निकलती हैं, लेकिन हमें जो काम की चीज़ या जो देखनी होती है, एक तो हमें पीएच देखना है। ठीक है, नॉर्मल, अभी आगे बताऊंगा नॉर्मल पीएच कितना होता है। दूसरा जो पैरामीटर हमें देखना होता है, एक पीसीओ2 देखना है। तीसरा देखना है पीओ2 देखना है। चौथा एक बाइकार्बोनेट और हम देख लेंगे। ठीक है, ये बाइकार्बोनेट हो गया। ठीक है, उसके अलावा आप चाहो तो सोडियम पोटेशियम का एंड क्लोराइड, सोडियम पोटेशियम का लेवल भी आप चेक कर सकते हो। बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट का लेवल एबीजी के थ्रू निकालने पे बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक नहीं होता है, बहुत ऑथेंटिक नहीं होता है। इसलिए हम इस पे एक लमसम हमें आइडिया लग जाएगा, लेकिन हमें मेन फोकस किस पे रखना है? पीएच पे, पीसीओ2 पे एंड पीओ2 का बहुत माइनर रोल है, ये अभी आगे बताऊंगा। एंड तीसरी जो हमें, एक तो पीएच, तीन चीज़ों पे फोकस रखना है हमें, एक पीएच, दूसरा पीसीओ2 एंड तीसरा बाइकार्बोनेट। ठीक है, एबीजी एनालिसिस की मशीन होती है, छोटी एंड बड़ी दोनों तरह की मशीन आती है आईसीयू में एंड इमरजेंसी सेटअप में आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो एबीजी के लिए हम सैंपल कहाँ से कलेक्ट करते हैं? ठीक है, कौन कौन सी आर्टरी से हम सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं, प्रोसीजर क्या है, मॉडिफाइड एलन टेस्ट क्या होता है, ये सारी जो है ये मैं एक शॉर्ट वीडियो में यहाँ पे अपलोड कर रखा हूँ, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आपको एबीजी के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सिर्फ 3 डेटा याद रखना है, किसी भी हालत में आपको 3 डेटा नहीं भूलना। ठीक है, पहला जो नॉर्मल पीएच होता है ब्लड का, वो होता है 7.35 टू 7.45, एक डेटा आपको ये याद रखना है। दूसरा जो होता है पीसीओ2 आपको याद रखना है। पीसीओ2 बहुत इजीली याद हो जाएगा, यहाँ पे ये 35 है, यहाँ पे 45 है, यही इसकी नॉर्मल रेंज होती है, 35 टू 45। एंड तीसरा जो डेटा आपको याद रखना है वो बाइकार्बोनेट। ठीक है, लेवल ऑफ बाइकार्बोनेट नॉर्मल कितना होता है? 22 टू 26 मिली इक्वेलेंट। ठीक है, ये आपका, ये 3 डेटा आपको याद रखने हैं और इसी तीनों से आप बहुत इजीली एबीजी के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, हाँ, तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले हम PaO2 का रोल भी देख लेते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अगर PaO2 का लेवल 75 से ज़्यादा है तो हम ये मानते हैं कि जो हमारा ब्लड सैंपल हमने लिया था वो आर्टेरियल है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे ये हमारी रेडियल आर्टरी से हम मोस्टली ब्लड सैंपल कलेक्ट करते हैं, या हम फीमोरल आर्टरी से भी कर सकते हैं, हम ब्रेकियल आर्टरी से भी कलेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी रेडियल आर्टरी के जस्ट प्रॉक्सिमिटी में वेन भी होती है, तो अगर हम गलती से हम वेन से ब्लड कलेक्ट कर लेंगे तो हमारा ये जो PaO2 होगा वो लेस दैन 75% होगा। ठीक है, हाँ, लेकिन उसके लिए ये आप एक चीज़ और भी देखनी होगी, जो सेशन जो होता है वो ऑक्सीजन सेचुरेशन, ये भी ग्रेटर दैन 95% होना चाहिए। ठीक है, अगर ये यानी सेचुरेशन ग्रेटर दैन 95% है एंड PaO2 लेस दैन 75% है, तो ये डेफिनेटली VBG है। लेकिन अगर सेचुरेशन भी कम आ रहा है, यानी 80% 70% सेचुरेशन है, तो ब्लड में जो ऑक्सीजन का अमाउंट ही कम है। ठीक है, अमाउंट कम है तो इसका पार्शियल प्रेशर भी कम आएगा। ठीक है, तो तब फिर ये
फिर उस कंडीशन में PaO2 भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो आर्ट्रियल होते हुए भी PaO2 कम हो सकता है, ठीक है। ये पीएच स्केल मैंने बना दिया, ठीक है। आपको पता होगा पीएच स्केल जो होती है 0 to 14 होती है एंड 7 जो होता है न्यूट्रल पे होता है, ठीक है। और हमारे ब्लड का नॉर्मल पीएच जो होता है अभी मैंने बताया कितना होता है 7.35 टू 7.45, ठीक है, 7.45, ठीक है। एसिडिक चीज़ मिलाएंगे तो पीएच किधर होगा, इससे पीएच जो ब्लड का जो पीएच होगा वो 7.35 से कम होने लगेगा, ठीक है। एंड अगर हम कोई बेसिक चीज़ मिलाएं, जो अल्कलाइन चीज़ मिलाएंगे तो ब्लड का जो पीएच इधर भागेगा, 7.45 से भी ऊपर जाने लगेगा। तो ब्लड में एसिड बेस को कौन रेगुलेट करता है, एक तो होता है बफर, ठीक है। आपने केमिस्ट्री में बफर पढ़ा होगा, इसको अभी हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। दूसरा किसका रोल होता है, लंग्स का, एंड तीसरा होता है किडनी का। तो लंग्स किस तरह से रोल प्ले करता है, आप CO2 को बाहर करता है, ठीक है। एंड किडनी जो होती है वो बाइकार्बोनेट का अमाउंट रेगुलेट करती है। अभी देखेंगे बाइकार्बोनेट कैसे बनता है, ठीक है। ग्लूकोज का फार्मूला लिखेंगे C6H12O6। तो ग्लूकोज की बर्निंग होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड आफ्टर बर्निंग क्या बनेगा, CO2 बनेगा प्लस वाटर बनेगा, ठीक है। तो CO2 प्लस वाटर, तो CO2 एंड वाटर जो होता है वो रेडली रिएक्ट कर लेंगे एंड बन जाएगा H2CO3। H2CO3 क्या होता है, बाई कार्बोनिक एसिड, ठीक है। तो जो ये H2CO3 बना था, ठीक है, ये हाईली अनस्टेबल एसिड होता है, ये तुरंत ब्रेक हो जाएगा किसमें, H प्लस में एंड HCO3, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपने कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी पढ़ी होगी केमिस्ट्री में। ये वीक एसिड है, तो एसिड जो एसिड होता है उसका जो कॉन्जुगेट बेस, ये कॉन्जुगेट बेस है, ठीक है। तो कॉन्जुगेट बेस जो होता है वो वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस जो होता है वो स्ट्रांग होता है, ठीक है। एंड ये H आयन, तो ठीक है, ऐसे जैसे H आयन का कंसनट्रेशन बढ़ेगा, ये H आयन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है एसिडिटी, यानी एसिडिक नेचर, ठीक है। तो जैसे एसिडिक नेचर, तो कोई भी एसिड जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगी उतना ज़्यादा H आयन वो डोनेट करेगी एंड उसका एसिडिक नेचर उतना ज़्यादा होगा एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है पीएच। जो एसिड जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगी उसका पीएच उतना ही कम होगा, ये आपको पता होगा, ठीक है। उसी तरह ये जो बेस होगा, ठीक है, ये बेस जैसे जैसे अमाउंट ऑफ बेस बढ़ेगा वैसे वैसे पीएच, क्योंकि ये बेस है तो जो बाई कार्बोनेट होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा, जैसे जैसे इसका अमाउंट बढ़ाएंगे हम वैसे वैसे क्या होगा, पीएच बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं हमारी बॉडी में दो चीज़ जो पीएच को रेगुलेट करती है अदर देन द बफर, ठीक है। तो एक तो CO2 हो जाता है जिसका अमाउंट लंग कंट्रोल करता है, ठीक है। जब अमाउंट बढ़ता है तो जो रेट ऑफ ब्रीदिंग होती है वो फास्ट हो जाती है, ठीक है, लंग्स उसको बाहर कर देता है, ठीक है। एंड दूसरा क्या होता है, बाइकार्बोनेट। तो ये जो बाइकार्बोनेट होता है इसका अमाउंट कौन रेगुलेट करता है, किडनी रेगुलेट करती है, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हो किडनी, ठीक है। तो यहाँ से फ्रेंड आप देखिए फिर से एक बार, CO2 का अमाउंट जैसे जैसे बढ़ेगा पीएच क्या हो जाएगा, पीएच जो होगा वो फॉल होने लगेगा, ठीक है। ये बढ़ेगा तो पीएच फॉल होगा, यानी एसिडिक नेचर बढ़ता जाएगा। उसी तरह अगर ये बढ़ेगा, बाइकार्बोनेट बढ़ेगा तो पीएच भी बढ़ता जाएगा, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो ये दो पॉइंट आपको याद रखना है। एंड CO2 होता है, इसको रेगुलेट कौन करता है, लंग्स। तो लंग्स का क्या काम होता है, रेस्पिरेशन, यानी लंग्स जो होता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। तो हमेशा हम CO2 के साथ हमेशा हम लिखेंगे रेस्पिरेटरी, ठीक है। उसी तरह ये बाइकार्बोनेट देख लीजिए कैसे बना, आफ्टर मेटाबॉलिज्म बना है, और इसका अमाउंट कौन रेगुलेट करता है, किडनी। तो ये आफ्टर मेटाबॉलिज्म बना है, तो इसीलिए हम हमेशा बाइकार्बोनेट के आगे हम हमेशा मेटाबॉलिक लिखेंगे। याद रखने हैं, बाइकार्बोनेट का अमाउंट बढ़ेगा तो पीएच बढ़ेगा, बाइकार्बोनेट का अमाउंट घटेगा तो पीएच घटेगा। उसी तरह CO2 का अमाउंट बढ़ेगा, उल्टा होगा, इसमें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। CO2 का अमाउंट बढ़ेगा तो पीएच कम होगा, यानी एसिडिक नेचर बढ़ेगा। एंड पीएच को बढ़ाना है तो CO2 को हमें कम करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा, यानी CO2 का अमाउंट कम होगा तो पीएच बढ़ेगा, ठीक है। तो ये दो पॉइंट आप याद रखेंगे, आगे इससे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर शो कर रखा मैंने। तो जब भी बॉडी में बाइकार्बोनेट का अमाउंट जो है वो एक्सेस में होगा तो ये किडनी क्या करेगी, उस बाइकार्बोनेट को यहाँ पे सिक्रेट कर देगी,
वहाँ पे लगातार सिक्रेट कर देगी। इससे क्या होगा, ये बाइकार्बोनेट ये ऐसे ऐसे होते हुए यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर चला जाएगा। एंड जब भी हमारा पीएच फॉल होगा, ठीक है, यानी बाइकार्बोनेट का अमाउंट बढ़ाना है बॉडी में, तो जो बाइकार्बोनेट यहाँ से आ रहा होता है फिल्ट्रेट के बाद, तो उस फिल्ट्रेट से उस बाइकार्बोनेट को ये किडनी क्या करेगी, रीअब्जॉर्ब कर लेगी, ठीक है, वापस खींच लेगी। तो इस तरह किडनी जो होती है बाइकार्बोनेट के लेवल को मेंटेन रखती है, ठीक। तो फ्रेंड्स बहुत ही ध्यान से आप देखिए, आप देख सकते हैं जो ये बैलेंस जो है ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है। तो ये कंडीशन ये इस तरह से हॉरिजॉन्टल कब आ सकता है, मान लीजिए यहाँ पे कोई सब्सटेंस हमने लिया है ए, यहाँ पे कोई सब्सटेंस लिया है बी, ठीक है। तो ये इस तरह से हॉरिजॉन्टल एक ही कंडीशन में आ सकता है जब अमाउंट ऑफ ए इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ बी। जब दोनों का अमाउंट बराबर होगा उसी कंडीशन में ये जो बैलेंस होगा बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होगा इस तरह से, ठीक है। तो फ्रेंड्स तो यहाँ पे हम ए फॉर लिख देंगे एसिड एंड बी फॉर लिखेंगे बेस, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, जब बॉडी में एसिड एंड बेस का अमाउंट ऑलमोस्ट इक्वल होता है तो जो हमारा जो पीएच होता है ब्लड का वो कितना होता है 7.35, यानी जो विद इन रेंज 7.45 ये इसके बीच में रहता है। तो हमारा बैलेंस बिल्कुल ऐसे होगा, ठीक है। तो हम देखेंगे सेकंड सिनेरियो है, इसमें आप देखिए कि बैलेंस जो है इस साइड ऐसे टिल्टेड है, यानी इस साइड ऐसे आप देख सकते हो इधर ज़्यादा झुका हुआ है एंड इधर ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो ये ऐसा कब हो सकता है, दो ही सिचुएशन हो सकती है इसमें, या तो आपने इस तरफ कुछ ऐड किया है या फिर आपने इस तरफ से कुछ रिमूव कर लिया है, ठीक है, या साइमल्टेनियसली दोनों साइड आपने सेम यहाँ पे कुछ ऐड भी कर दिया और साथ साथ में यहाँ पे से कुछ निकाल लिया। तो जब आप निकाल लेंगे तो बैलेंस हमारा इधर झुक जाएगा, यानी पीएच किधर शिफ्ट हो जाएगा 7.35। यानी इसका मतलब क्या हुआ, जैसे आप इसमें या तो एसिड मिला दीजिए या फिर यहाँ से बेस का आप कम कर दीजिए, या फिर आप दोनों एक साथ कर लीजिए, एसिड भी मिलाइए और बेस को भी कम कर दीजिए। तो एसिड मिलाने वाला, एसिड बढ़ाने वाला कौन है, CO2, यानी अमाउंट ऑफ CO2 आप बढ़ाएंगे तो हमारा जो है पीएच किधर शिफ्ट हो जाएगा 7.35। एंड बेस कौन है, बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो यानी अगर हम बाइकार्बोनेट का अमाउंट कम करेंगे, रिमूव करेंगे बॉडी से, तो हमारा पीएच जो होगा वो किधर शिफ्ट हो जाएगा, किधर शिफ्ट होगा 7.35 से कम होने लगेगा पीएच, ठीक है। अब हम थर्ड सिनेरियो देखेंगे, ठीक है। अब आप देख लीजिए यहाँ पे जो पीएच है कितना है, नॉर्मल पीएच 7.35 टू 7.45, ठीक है। ये ब्लड का ये नॉर्मल पीएच ये है, ठीक है। तो अब आप देखिए ये इधर नीचे जा रहा है एंड ये वाला जो पोर्शन है ये ऊपर जा रहा है। तो ये किस कंडीशन में ऐसा पॉसिबल है, यहाँ इधर हमने लिया था एसिड एंड ए फॉर एसिड एंड इधर लिया था हमने बी फॉर बेस, ठीक है। तो ये कंडीशन कब पॉसिबल है, जब हम इधर बेस में कोई अलग से बेस मिला दें एंड या तो एसिड में से कुछ एसिड हम रिमूव कर दें, CO2 को रिमूव कर दें, यानी हम फास्ट जो है ब्रीदिंग करें तो CO2 बॉडी से बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ CO2 कम होगा तो बॉडी की एसिडिटी भी कम हो जाएगी। दूसरा क्या हो सकता है, हम जो बेस बढ़ाने वाला हमारी बॉडी में कौन है, बाइकार्बोनेट, तो हम बाइकार्बोनेट का अमाउंट बढ़ा दें या दोनों एक साथ हम कर दें, यहाँ से CO2 बॉडी से CO2 हम वॉश आउट कर दें एंड बाइकार्बोनेट को हम ऐड कर दें। तो इस कंडीशन में जो हमारा पीएच होगा वो किधर शिफ्ट होने लगेगा, 7.45 से भी ज़्यादा, जो है 7.45 से भी ऊपर पीएच जाने लगेगा, यानी कि बेसिक होने लगेगा, हमारा ब्लड अल्कलाइन होने लगेगा, ठीक है। कि हमारी बॉडी में पीएच रेगुलेट करने वाले दो ऑर्गन कौन कौन से हैं, एक तो लंग्स है, ठीक है, लंग्स एंड किडनीज, ठीक है, ये दोनों लंग्स एंड किडनी, ठीक है। अगर लंग्स में कोई डिजीज़ है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लंग्स हमारा इफेक्टेड है, ठीक है, उसी तरह किडनी की कोई बीमारी है या ऐसी बीमारी जो इनडायरेक्टली किडनी को इफेक्ट कर रही है, तो ऐसी कंडीशन में हमारा जो एबीजी होगा वो हमारा एबीजी भी गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो अगर लंग्स की वजह से एबीजी में प्रॉब्लम हुई है तो यानी कि जो प्राइमरी डिफेक्ट किसी वजह से हुआ, ये लंग्स की वजह से हुआ, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम प्राइमरी डिफेक्ट, ठीक है। एक ऑर्गन जो होगा वो प्राइमरी डिफेक्ट कॉज करेगा एंड जो दूसरा दोस्त होगा यानी दूसरा जो बच जाएगा वो इसको कंपनसेट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। जो नुकसान हो रहा है उसको कंपनसेट करने की कोशिश करेगा दूसरा ऑर्गन जो होगा। मान लो अगर प्राइमरी डिफेक्ट किडनी की वजह से होगा तो कंपनसेशन कौन करेगा, लंग्स करेगा। उसी तरह लंग्स की वजह से अगर प्राइमरी डिफेक्ट हो रहा है तो कंपनसेशन कौन करेगा, किडनी करेगी, ठीक है। तो जो कंपनसेशन होता है
वो या तो पार्शियली कंपनसेशन होगा, ठीक है, यानी पूरा कंपनसेशन नहीं कर पा रहा, ठीक है, या फुली कंपनसेशन होगा, ठीक है, पूरी तरह से जो भी नुकसान हुआ है दूसरा जो ऑर्गेन है वो उसको कंपनसेट कर ले रहा है, ठीक है। और तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि नॉन कंपनसेटेड, यानी कि कंपनसेट ही नहीं कर पा रहा है बिल्कुल भी, ठीक है, तो इसको बोलते हैं नॉन कंपनसेशन, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम एग्जाम्पल नंबर 1 देखेंगे, ठीक है। तो जब भी आपके सामने एबीजी के क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप पीएच देखिए, ठीक है, पीएच देखेंगे हम। तो आप यहाँ से देख सकते हैं जो नॉर्मल रेंज हमारी पीएच की थी कितनी थी, 7.35 टू 7.45। तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे 7.21 है, यानी 7.35 से भी कम है, यानी ये क्या हो रहा है, यहाँ पे एसिडोसिस हो रही है, ठीक है। तो हम सबसे पहले पीएच देखते हुए हम देख लेंगे कि एसिडोसिस है या एल्कलोसिस है। तो ये हमें यहाँ पे पता चल गया एसिडोसिस है, हमने लिख लिया एसिडोसिस, ठीक है। तो एसिडोसिस यानी पीएच इससे कम हुआ है, ठीक है। तो दो ही कंडीशन हो सकती है, या तो हमने अलग से एसिड ऐड किया है या फिर यहाँ से बेस को कम किया, ठीक है, यानी बाइकार्बोनेट को रिमूव किया। रिमूव का मतलब जो नॉर्मल रेंज होती है 22 टू 26 जो नॉर्मल रेंज होती है 22 टू 26 उससे भी हमने कम कर दिया, ठीक है। CO2 का अमाउंट हमने बढ़ाया है। तो CO2 का अमाउंट नॉर्मल अमाउंट होता है 35 टू 45। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन में कि अगर CO2 का अमाउंट 45 से ज़्यादा है या बाइकार्बोनेट का जो अमाउंट 22 से कम है, इन दोनों में से कौन सी कंडीशन उस क्वेश्चन में है। तो ये जो पीएच आप देख सकते हैं, जो पीएच ये कम हुआ है, दो कंडीशन हो सकती है, या तो एसिड का अमाउंट बढ़ा होगा यानी CO2 का अमाउंट बढ़ा हुआ होगा नॉर्मल से, या फिर बाइकार्बोनेट को हमने रिमूव किया है। तो आप देखिए दोनों में से क्या मिल रहा है हमको, ये एसिड का अमाउंट नॉर्मल से बढ़ा हुआ है, नॉर्मली मैक्सिमम 45 तक हो सकता है, यहाँ पे 68 है, ठीक है। तो यानी जो ये पीएच एसिडिक हुआ है किसकी वजह से हुआ होगा, ये अमाउंट ऑफ CO2 जो था वो बढ़ गया बॉडी में, इसकी वजह से पीएच एसिडिक हो गया, ठीक है। एंड तो मैंने क्या बोला था कि CO2 के साथ हमेशा टर्म आएगा रेस्पिरेटरी, तो यहाँ पे आप लिख देंगे रेस्पिरेटरी, ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया रेस्पिरेटरी। तो ये हमारा आ गया प्राइमरी डिफेक्ट, ठीक है। तो ये हमारा ये है प्राइमरी डिफेक्ट, क्या है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है हमारा जो है प्राइमरी डिफेक्ट है, ठीक है, पता चल गया। अब CO2 की वजह से प्राइमरी डिफेक्ट हुआ है, तो अब इसको कंपनसेट करने की जिम्मेदारी किसके ऊपर होगी, किडनी या बाइकार्बोनेट के ऊपर होगी। किडनी इसको कैसे जो है कंपनसेट करेगी, किडनी चाहेगी कि ये जो पीएच कम हो गया है ये पीएच फिर से बढ़ जाए, फिर से ये नॉर्मल रेंज में आ जाए। तो पीएच बढ़ाने के लिए उसको बाइकार्बोनेट का लेवल भी बढ़ाना पड़ेगा, यानी जो बाइकार्बोनेट शरीर के बाहर जा रहा है उसको वापस खींचेगी, रीअब्जॉर्ब करेगी किडनी, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ जो बाइकार्बोनेट होगा वो नॉर्मल रेंज से बढ़ जाना चाहिए। तो नॉर्मल रेंज 26 तक नॉर्मल होती है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नॉर्मल रेंज के अंदर ही है, अभी अमाउंट बढ़ा नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये कंपनसेशन नहीं हो रहा है, इसको बोलेंगे हम नॉन कंपनसेटेड, ठीक है। ये कैसा है, नॉन कंपनसेटेड, ठीक है, ये कंपनसेट नहीं कर रहा है, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल हम लोग देखेंगे, अब नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पीएच है वो 7.45 से ज़्यादा है, यानी जो नॉर्मल रेंज होती है 7.35 टू 7.45 उससे ज़्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा, एल्केलोसिस, ठीक है। यहाँ पे आप सीधे सीधे लिख लो एल्केलोसिस, ठीक है। पीएच हम यहाँ पे देख सकते हैं पीएच जो है नॉर्मल रेंज से भी ज़्यादा है, तो हम इसको लिख सकते हैं एल्कलोसिस, ठीक है। अब हम ये देखेंगे एल्कलोसिस यानी पीएच जो हमारा बड़ा है इसकी वजह से, आप देख लीजिए जो हमने बैलेंस बनाया था राइट साइड, तो राइट साइड की इधर शिफ्ट हो जो डाउन हो रहा है, ठीक है। तो ये इसका मतलब या तो अमाउंट ऑफ बाइकार्बोनेट बढ़ा होगा, बढ़ाया गया है, या फिर अमाउंट ऑफ CO2 हमने कुछ रिमूव किया है, तभी ये एल्कलोसिस हुई होगी, ठीक है। तो आप देख लीजिए इन दोनों में से क्या कंडीशन मिल रही है। तो अमाउंट ऑफ बाइकार्बोनेट बढ़ा हुआ है, यानी ये जो एल्कलोसिस हो रही है किसकी वजह से, मेन कल्प्रिट कौन है यहाँ पे, बाइकार्बोनेट है, ठीक है। तो ये बाइकार्बोनेट की वजह से नॉर्मल रेंज होती है 22 टू 26, ठीक है, यहाँ बढ़ के आ गया 34। तो यानी ये जो पीएच बढ़ा हुआ है ये किसकी वजह से बढ़ा हुआ है, ये अमाउंट ऑफ बाइकार्बोनेट जो बढ़ा है इसकी वजह से। तो बाइकार्बोनेट के साथ मैंने क्या बोला था कि कौन सा टर्म हमेशा हम ऐड करेंगे, मेटाबॉलिक, तो हमने यहाँ पे लिख दिया मेटाबॉलिक, ठीक है, मेटाबॉलिक एल्केलोसिस। तो ये क्या हो गया हमारा, ये प्राइमरी डिफेक्ट पता चल गया, ये क्या है, ये प्राइमरी डिफेक्ट है, ठीक है। तो अब
बाइकार्बोनेट की वजह से प्राइमरी डिफेक्ट हुआ है। तो अब जो दूसरा इसका फ्रेंड है कौन, PCO2, इसके कंधे पे जिम्मेदारी है कंपनसेशन की, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि ये कंपनसेशन कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो कंपनसेशन कैसे करेगा, जो पीएच बढ़ा है अब इसको वापस ले आना है, कम करना है, ठीक है। तो पीएच कम कैसे होगा, यानी हम जो ब्लड में कुछ एसिड मिलाएंगे तो हमारा पीएच कम होने लगेगा। तो हमारी बॉडी में एसिड कौन बढ़ाएगा, CO2, ठीक है। तो CO2 का अमाउंट हमको बढ़ाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे तो इससे क्या हो जाएगा, पीएच फिर से धीरे धीरे डाउन होने लगेगा। तो आप देखिए PCO2 का अमाउंट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नॉर्मल जो होता है 35 to 45, यहाँ पे बढ़ के कितना हुआ है 72। तो यानी कि ये कंपनसेशन कर रहा है। तो कंपनसेशन अगर कर रहा है कंपनसेशन, तो कंपनसेशन करने के बाद अगर ये जो पीएच है अगर विद इन रेंज हो जाता तो हम इसको बोलते हैं कि फुली कंपनसेशन। लेकिन अभी भी आप देख रहे हो पीएच का जो रेंज है वो अभी भी नॉर्मल रेंज से बाहर है, तो इसलिए इसको हम बोलेंगे पार्शियली कंपनसेशन, ठीक है। कंपनसेशन इसमें स्टार्ट हुआ है, हो गया है, ये अपना अमाउंट बढ़ाने लगा है। हो सकता है अभी जब हमने ABG लिया था तो PCO2 का अमाउंट 72 था, 1 घंटे बाद हम देखें तो हो सकता है बढ़ के 80 हो जाए, तब ये धीरे धीरे कम होते होते ये 45 के अंदर आ जाए। हो सकता है और 2 घंटे बाद देखें तो 90 हो जाए, तो ये पीएच और कम हो जाएगा। तो यानी इसमें अभी फ़िलहाल इस डेटा के अकॉर्डिंग यहाँ पे पार्शियली कंपनसेशन है, ठीक है, पार्शियली कंपनसेशन है। तो हम ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंपनसेशन किस तरह का, ठीक है। तो कैसे बताएंगे, आप देखिए जो CO2 का अमाउंट बढ़ेगा तो जब बढ़ेगा तो क्या होगा, एसिडिक होगा, है ना। तो एसिडिक होगा एंड CO2 के साथ हम हमेशा कौन सा टर्म लिखते हैं, रेस्पिरेटरी। तो आप जो है यहाँ पे पूरा सेंटेंस कंप्लीट कर सकते हो कि पार्शियली कंपनसेटेड बाई यहाँ से रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, ठीक है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, ठीक है। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन हो गया। प्राइमरी डिफेक्ट इसमें क्या है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस पार्शियली कंपनसेटेड बाय रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो पीएच है नॉर्मल रेंज में है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे याद रखिए, पीएच नॉर्मल रेंज में होते हुए भी एसिड बेस डिफेक्ट हो सकता है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पीएच हमारा नॉर्मल है, लेकिन हम आगे दूसरा पैरामीटर देखेंगे तो PCO2 जो है 35 to 45 नॉर्मल रेंज होती है, उससे काफ़ी कम है। एंड बाइकार्बोनेट की जो लेवल होता है वो होता है 22 to 26, उससे भी ये काफ़ी कम है। तो इसका मतलब इसके अंदर एसिड बेस डिफेक्ट है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम एक एवरेज पीएच मानेंगे 7.4, ठीक है, 7.4 पीएच मानते हैं। इससे नीचे होगा जो उसको हम एसिडोसिस मानेंगे उसमें, एंड एसिडोसिस, एंड इसके जो ऊपर जाएगा उसको यानी 7.41 अगर है तो उसको हम एल्कलोसिस मानेंगे, ठीक है। एंड 7.39 है तो एसिडोसिस, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे 7.4 से कम है, तो इस क्वेश्चन तो इससे आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि ये क्या है, एसिडोसिस है, ठीक है, एसिडोसिस की तरफ जा रहा है। तो हम इसमें अब देखेंगे कि एसिडोसिस है तो हमने तुरंत लिख लिया है यहाँ पे एसिडोसिस, ठीक है, एसिडोसिस, ठीक है। तो अब ये एसिडोसिस किसकी वजह से हुई होगी, या तो अमाउंट ऑफ CO2 बढ़ा होगा, ठीक है, या फिर हमने बाइकार्बोनेट को कम किया है। तो आप देखिए दोनों में से आपको क्या मिल रहा है, अमाउंट ऑफ CO2 बढ़ा है, नो, अमाउंट ऑफ CO2 तो कम हुआ है, बल्कि उल्टा हुआ है यहाँ पे। तो और दूसरा क्या हमने कहा, अमाउंट ऑफ बाइकार्बोनेट कम हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बाइकार्बोनेट कम हुआ है, अपने नॉर्मल रेंज से कम हुआ है। तो यानी ये जो एसिडोसिस हो रही है किसकी वजह से हो रही है, मेन कल्प्रिट कौन है, बाइकार्बोनेट। तो बाइकार्बोनेट के साथ हम हमेशा क्या टर्म लगाएंगे, मेटाबॉलिक, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ये हमारा आ जाएगा प्राइमरी डिफेक्ट, ठीक है। तो इसमें जो प्राइमरी डिफेक्ट हमें समझ में आ गया, ठीक है। इसके बाद हम इसमें हम देखेंगे कि कंपनसेशन देखेंगे। तो कंपनसेशन कैसे होगा, यानी जो ये पीएच कम हो रहा है, ये कम इधर जा रहा है 7, हो सकता है इस इंस्टेंट पे हमने देखा तो पीएच 7.37 था, कुछ टाइम के बाद देखेंगे तो 7.36 मिलेगा, हो सकता है और थोड़ा लेट देखेंगे तो 7.35 मिले। तो ये किधर जा रहा है, पीएच कम हो रहा है, तो हमको फिर से पीएच को ऊपर नॉर्मल लेके आना, बढ़ाना है। तो पीएच कैसे बढ़ेगा, यानी मेन कल्प्रिट ये था, तो अब इसकी कहानी ख़त्म, ठीक है। तो अब कंपनसेशन करने की जिम्मेदारी किसके ऊपर है, कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर, CO2 के ऊपर। तो CO2 कैसे कंपनसेट करेगा, पीएच, CO2 को पीएच बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाएगा, अगर CO2 का अमाउंट बढ़ेगा तो पीएच और कम होगा, और CO2 का अमाउंट कम करेंगे तो पीएच
बढ़ेगा, उल्टा होता है, ठीक है। तो हमको पीएच बढ़ाना है तो CO2 को अपने आप को कम करना पड़ेगा। तो आप देखिए यहाँ पे इसने अपने आप को कम किया है, क्योंकि इसका नॉर्मल जो वैल्यू होती है 35 टू 45 होती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यानी कंपनसेशन स्टार्ट है, कंपनसेशन चल रहा है, ठीक है। तो आप इसको कह सकते हो यहाँ पे ये कंपनसेशन है। एंड साथ में ये देखिए यहाँ पे जो पीएच है वो विद इन रेंज है। जो पीएच नॉर्मल रेंज थी 7.35 टू 7.45, उसके रेंज के अंदर ही है। तो हम इसको बोलेंगे कि फुली कंपनसेटेड, फुली कंपनसेटेड है ये, ठीक है, फुली कंपनसेटेड है। तो आप कौन सा फुली का, यानी कि CO2 का लेवल कम हो रहा है, तो कम होने से क्या होगा, एल्कलोसिस होगी, ठीक है। CO2 का लेवल बढ़ने से क्या होगा, एसिडोसिस होगी, ठीक है। लेवल कम हो रहा है तो यहाँ पे हम लिखेंगे एल्कलोसिस, ठीक है। तो एल्कलोसिस एंड CO2 के साथ कौन सा टर्म हम हमेशा लिखेंगे, रेस्पिरेटरी। तो यहाँ से आपको कंपनसेशन समझ में आ जाएगा कि फुली कंपनसेटेड बाई रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। तो ये पूरा क्वेश्चन हमें क्लियर हो गया। यहाँ पे एक एग्जांपल हम लोग और देखेंगे। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे पीएच जो है 7.26 है, यानी पीएच कम है नॉर्मल रेंज से। तो हम इसको क्या लिख देंगे यहाँ पे, एसिडोसिस, ठीक है। यहाँ पे हमने लिख लिया एसिडोसिस, ठीक है। तो अब एसिडोसिस हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में हम अब देखेंगे हम एसिडोसिस किस वजह से हो सकती है। या तो अमाउंट ऑफ CO2 बढ़े या फिर बाइकार्बोनेट का अमाउंट कम हो। तो हम देखें दोनों में से क्या मिल रहा है। तो अमाउंट ऑफ CO2 बढ़ रहा है, ठीक है, एंड बाइकार्बोनेट भी यहाँ पे देखिए कम हो रहा है। तो ये दोनों यहाँ पे मिल रहा है। तो जब दोनों की वजह से, दोनों के कंट्रीब्यूशन की वजह से सेम इफेक्ट आ रहा हो, तो इसको हम बोलते हैं मिक्स्ड टाइप। तो ये इसको हम क्या लिखेंगे, मिक्स्ड टाइप, ठीक है, इसको इस तरह से। तो ये एसिडोसिस किस टाइप की हो जाएगी, मिक्स्ड टाइप हो गई, ठीक है। फ्रेंड्स, आजकल ABG के क्वेश्चन के साथ साथ एनायन गैप के क्वेश्चन भी साथ में मर्ज करके दे रहे हैं लोग। तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। एनायन गैप का फार्मूला होता है, एनायन गैप का फार्मूला होता है अमाउंट ऑफ सोडियम माइनस क्लोराइड प्लस बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट को ऐड कर लेंगे एंड सोडियम का अमाउंट जो ABG में से निकला हुआ होगा वो क्वेश्चन में देंगे आपको। ये सबका जो डेटा होगा वो आपको दिया जाएगा। बस आपको ये फार्मूला याद रखना है कि जो सोडियम होगा उसमें से आपको क्लोराइड प्लस बाइकार्बोनेट को, ये दोनों को ऐड करके इसको माइनस कर देंगे हम, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखना है, इसमें पोटेशियम नहीं होता, ठीक है। कभी भी पोटेशियम को ऐड नहीं करेंगे आप, सोडियम प्लस पोटेशियम नहीं करेंगे, ठीक है। तो नॉर्मल जो एनायन गैप होता है, नॉर्मल वैल्यू होती है वो होती है 8 to 12, ठीक है। यानी अगर 12 से ज़्यादा है तो इसको हम बोलेंगे हाई एनायन गैप, ठीक है, हाई एनायन गैप। एंड अगर 8 से कम है तो इसको हम बोलेंगे लो एनायन गैप, ठीक है, लो एनायन गैप, ठीक है। एंड इस रेंज में है तो हम इसको बोलेंगे नॉर्मल एनायन गैप, ठीक है। तो हाई एनायन गैप, लो एनायन गैप एंड नॉर्मल एनायन गैप कौन कौन से डिजीज़ में आती है वो 1 मिनट के शॉर्ट वीडियो में मैं आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगा। उसके अलावा मैं 10-20 क्वेश्चन ABG के और भी मैं किसी वीडियो में डिस्कस भी करूँगा। आप लोगों को कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।